नमस्कार दोस्तों, मैं भगवानाराम सहारण। आज हम हिंदी व्याकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा संधि। आज हम इस टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। हिंदी व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है वो है संधि। इस टॉपिक से संबंधित हर एग्जाम में यानी 20% से लेकर 25% वेटेज के प्रश्न आते हैं। जैसे उपसर्ग है, अगर आपको संधि नहीं आ रही है तो ये भी नहीं आएगा। जैसे प्रत्यय है, अगर आपको संधि नहीं है आती तो ये भी टॉपिक नहीं आएगा। जैसे समास है, अगर आपको संधि नहीं आ रही है तो फिर समास भी नहीं आएगा। ये चार टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड है, संबंधित है। संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, इन चारों को व्याकरण में हम एक साथ पढ़ते हैं। बाकी टॉपिक है हिंदी व्याकरण के, जैसे विकारी शब्द है या अविकारी शब्द है, वो अलग से पढ़े जाते हैं। अब संधि से संबंधित मान लेते हैं शब्द शुद्धि आ गई। अगर आपको संधि नहीं आ रही है तो आप शब्द शुद्धि का क्वेश्चन हल नहीं कर सकते। तो यानी कहने का अर्थ ये है कि इस एकमात्र टॉपिक से हर एग्जाम में, चाहे वो टीचर्स का एग्जाम हो, चाहे वो एसआई का हो या एसएसजीडी का हो, पटवारी हो, ग्राम सेवक हो, कोई भी एग्जाम हो, तो इससे 20 से 25% तक के प्रश्न आप एकमात्र इस संधि से हल कर सकते हो। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा। तो हम अध्ययन करेंगे संधि के बारे में। सबसे पहले हम इस शब्द की व्युत्पत्ति देखते हैं कि शब्द की व्युत्पत्ति कैसी हुई है। स्टेप बाय स्टेप हम सब चीज का अध्ययन करेंगे कि व्युत्पत्ति इस शब्द की कैसी हुई है। तो संधि जो शब्द है वो सम प्लस से बना है, सम प्लस धी से। सम एक उपसर्ग है और धी एक प्रत्यय है। इसका अर्थ है कि ये शब्द है वो उपसर्ग और प्रत्यय के योग से बना है। संधि जो शब्द है उपसर्ग और प्रत्यय के योग से बना है। अगर हम बात करें कि सम का अर्थ क्या है, तो सम का अर्थ होता है पूर्णतया। और धी का अर्थ होता है धारण करना। का अर्थ क्या होता है? धारण करना। सम का अर्थ होता है पूर्णतया और धी का अर्थ होता है धारण करना। पूर्णतया का मतलब यहाँ पर हम एक और भी लिख सकते हैं, इसका अर्थ अच्छी तरह, शब्द को अच्छी तरह धारण करना, शब्द को अच्छी तरह धारण करना संधि कहलाती है। या फिर हम एक इसका अर्थ और भी है, इसका अर्थ होता है सम्यक। प्रतिबिंब बनना सम्यक होता है। जैसे हम कोई किसी वस्तु का नाम पुकारते हैं और उस वस्तु का नाम पुकारते ही हमारे बिंब मस्तिष्क में उसका उसकी आकृति अगर बन जाती है तो वो होता है सम्यक। जैसे मैंने एक नाम लिखा, जैसे शेर। अब यहाँ पर शेर नहीं है, फिर भी हमारे दिमाग में शेर की आकृति बन गई कि शेर इस प्रकार का होता है, उसे कहते हैं सम्यक। यानी किसी शब्द को अच्छी तरह पहचान करनी, किसी शब्द की अच्छी तरह से पहचान करनी सम्यक है। तो संधि की जो व्युत्पत्ति की अगर बात करें तो संधि जो शब्द है वो सम प्लस धी से बना है। सम एक उपसर्ग है और धी एक प्रत्यय है। सम का अर्थ होता है पूर्णतया या अच्छी तरह। धी का अर्थ होता है धारण करना। धी का अर्थ क्या होता है? धारण करना। यानी
अगर हम इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो किसी शब्द को अच्छी तरह धारण करना, यानी इसका अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा, तो हम कह सकते हैं यानी शाब्दिक अर्थ अगर देखें हम, शाब्दिक अर्थ यानी शब्दकोश में इस शब्द का क्या अर्थ हो सकता है वो देखें हम। किसी शब्द को इस शब्द को अच्छी तरह धारण करना, यानी शब्दकोश में इस शब्द का अर्थ क्या मिलेगा, किसी शब्द को अच्छी तरह धारण करना, यानी शब्द बोलने की दृष्टि से, लिखने की दृष्टि से, सुनने की दृष्टि से बिल्कुल शुद्धतम हो, तो उसको हम कहते हैं किसी शब्द को अच्छी तरह से धारण करना। इसके बाद अगर हम देखें इसका अर्थ क्या है, विसंधि का अर्थ क्या है। जैसे संधि का अर्थ होता है मेल या मिलान करवाना। संधि का अर्थ क्या होता है, मेल या मिलान करवाना। जैसे हम ये बोलते हैं ना, इन दो के बीच संधि हो गई है, इसका अर्थ उन दो के बीच मेल हो गया है। कोई दो वस्तुओं के बीच संधि होने का अर्थ क्या होता है, उन दोनों के बीच मेल हो गए, यानी इन दोनों के बीच मिलान हो गए, यानी दो वर्णों या दो ध्वनियों का आपस में मिलान करवाना संधि कहलाता है। दो ध्वनियों का आपस में मिलान करवाना क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। इसके बाद अगर हम इसकी परिभाषा देखें कि इसकी परिभाषा क्या है, इस संधि की जो परिभाषा देखें हम, एक परिभाषा तो हम कक्षा 6 से लगातार याद कर रहे हैं कि एक सामान्य से परिभाषा जो कक्षा 6 से हम लगातार सुन रहे हैं कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। ये परिभाषा तो हम कक्षा 6 से लगातार पढ़ रहे हैं कि दो वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। अब दो वर्ण कौन 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 से होंगे, इन पर हम चर्चा कर लेते हैं, या फिर हम देखें कि व्याकरणिक दृष्टि से अगर कोई परिभाषा देखें, इसकी व्याकरणिक दृष्टि से अगर हम इसकी परिभाषा देखें तो वो देख लेते हैं। व्याकरणीय परिभाषा अगर हम बात करें तो तो ध्वनियां तो ध्वनियों या तो वर्णों के परस्पर, दो ध्वनियों या दो वर्णों के परस्पर मेल से जो ध्वनि कार उत्पन्न होता है से संधि कहते हैं। ये संधि
यानी दो ध्वनियों या दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार, जो ध्वनि विकार उत्पन्न होता है, उसे संधि कहते हैं। परिभाषा अलग अलग विद्वानों की अपनी अलग अलग राय है, लेकिन उनका अर्थ एक ही होता है। जैसे एक अलग अलग व्यक्ति, जैसे दो शहरों के बीच कोई रास्ता है, अलग अलग तरीके से व्यक्ति उसे अलग अलग तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। तो परिभाषा विद्वानों की अपनी अपनी राय है जो एक रूप नहीं हो सकती। इन सब का अर्थ एक ही है। जैसे हमने पहले एक साधारण सी परिभाषा लिखी थी कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, बिल्कुल दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। और यही बात है इसमें भी है कि दो ध्वनियां या दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो ध्वनि विकार उत्पन्न होता है, उसे संधि कहते हैं। एक अन्य विद्वान की अगर हम परिभाषा और देखें, एक परिभाषा अगर हम और देखें, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण तथा द्वितीय के शब्द के प्रथम वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, उसे संधि कहते हैं। ये भी एक परिभाषा है कि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण तथा द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, उसे संधि कहते हैं। यह भी एक विद्वान की परिभाषा है। कहने का अर्थ वही है कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, इसका मतलब एक वर्ण ये, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण एक वर्ण ये, इन दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, उसे संधि कहते हैं। जैसे हम एक उदाहरण के तौर पर हम देखें, जैसे एक शब्द है कमला और ईस। तो प्रथम शब्द हमारे पास है कमला और द्वितीय शब्द है हमारे पास ईस। तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण यहां पर लय में किसकी मात्रा है? आ की मात्रा है। तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण ई। तो आ के बाद ई, ये दो वर्ण हो गए हमारे। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण यहां लय में आ की मात्रा है और ई। तो आ और ई के मेल से क्या बना? ए बना। आ और ई के मेल से क्या बना? ए। और ये विकार है, यानी दो ध्वनियों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, उसे संधि कहते हैं। अगर इस तरीके का विकार उत्पन्न नहीं होता है तो उसमें संधि नहीं होगी, तो उसमें संयोग माना जाएगा। तो उसमें क्या माना जाएगा? संयोग माना जाएगा। तो यहां पर दो वर्ण मिले, आ और ई। आ और ई के मेल से ए बना, ये विकार है। जो भी विकार उत्पन्न होगा वो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण है, उसमें जोड़ा जाएगा। कोई भी संधि हो, कोई भी नियम हो, विकार हमेशा प्रथम शब्द होगा, उसके अंतिम वर्ण में जोड़ा जाएगा। अब यहां पर हमारा प्रथम शब्द क्या बच गया? कमल, यानी लय क्या है? यहां पर हलंत है, क्योंकि लय में से हमने आ निकाल दिया है, हलंत है। अब इसमें ए की मात्रा लगा दो। ये ए की मात्रा मैंने इसमें लगा दी, ए की मात्रा लगा दी है। यहां देखो द्वितीय शब्द है, उसका ई तो चला गया, बचा क्या? से। तो यहां पर लिखो से। तो शब्द क्या बन गया हमारा? कमलेश। तो ये है संधि से युक्त शब्द, यानी इन दो शब्दों को हमने जोड़ दिया है, इनका मिलान कर दिया, इनका मेल कर दिया है, और एक नया शब्द बन गया है कमलेश। जैसे एक शब्द है
अमा प्लस ईस। तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण यहां पर मैं में किसकी मात्रा है? आ की। और फिर ई है। आ और ई से मिलकर क्या बनता है? ए। ए क्या है? हमारा विकार है। ए क्या बन गया? विकार। अब यहां पर जो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण यहां पर मैं बचा, तो मैं में ए की मात्रा लग जाएगी, तो शब्द क्या बन जाएगा? मैं में ए की मात्रा लगाने से शब्द बन जाएगा रमेश, क्योंकि ई चला गया, सह बचा। तो इस प्रकार दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या जो ध्वनि के रूप में जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि का अर्थ होता है कि मेल करवाना। या एक बार पुनः हम इन चीजों को देख लेते हैं। संधि का जो टॉपिक आज हमने शुरू किया है, एक व्याकरण की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। इस टॉपिक से संबंधित एग्जाम में काफी प्रश्न आते हैं और उसे आप आसानी से हल भी कर सकते हो। संधि का अर्थ हमने व्युत्पत्ति देखी कि शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई। कि संधि है वो सम प्लस धी के योग से बना है। इसमें सम उपसर्ग है और धी क्या है? प्रत्यय है। सम का अर्थ होता है पूर्णतया या अच्छी तरह, और धी का अर्थ होता है धारण करना। शाब्दिक अर्थ हम देखें कि शब्दकोश में इसका क्या अर्थ है, तो किसी शब्द को अच्छी तरह धारण करना संधि कहलाता है। एक शब्दकोश के हिसाब से, परिभाषा नहीं है, इसका शाब्दिक अर्थ है। इन दो शब्दों के अर्थ से इसका जो शाब्दिक अर्थ बनता है वो किसी शब्द को अच्छी तरह धारण करना, यानी शब्द बोलने, सुनने, लिखने, पढ़ने की दृष्टि से बिल्कुल शुद्ध हो, तो हम कह सकते हैं कि यह शब्द संधि से युक्त माना गया है। इसके बाद अगर हम बात करें कि इसका अर्थ क्या है, तो संधि का अर्थ होता है मेल या मिलान करवाना। दो शब्दों के बीच मेल या मिलान करवाना उसका अर्थ है। परिभाषा जो हम कक्षा 6 से पढ़ते आ रहे हैं, एक परिभाषा, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। ये कक्षा 6 से पढ़ते आ रहे हैं हम इस परिभाषा को। अगर हम एक व्याकरणिक परिभाषा की बात करें तो दो ध्वनियों या दो वर्णों के परस्पर मेल से जो ध्वनि विकार उत्पन्न होता है तो उसे संधि कहते हैं। अगर ध्वनि विकार उत्पन्न नहीं होता है तो वहां पर संधि नहीं, संयोग माना जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें एक और परिभाषा की कि दो वर्ण कौन कौन से होंगे, तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का जो प्रथम वर्ण होगा उनमें परस्पर मेल होगा और उनके मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उसे हम संधि कहते हैं। इसके बाद हमने एक दो उदाहरण देखे। अब बात करते हैं कि संयोग कैसे होता है, शब्दों में संयोग कैसे बैठता है। ये शब्द इस प्रकार के आ जाते हैं एग्जाम में कि निम्नलिखित किस शब्द, कौन सा शब्द संधि से युक्त नहीं है, कौन सा शब्द संधि से युक्त है, इस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। जैसे एक हम देखते हैं कि जैसे दो शब्द है, जैसे एक सीता प्लस राम। अगर हम इन शब्दों को जोड़ते हैं तो शब्द बनता है सीताराम। ये दो अलग अलग थे और फिर हमने इनको जोड़ दिया है, तो इस शब्द, ये जो शब्द है वो संधि से युक्त नहीं है, ये संयोग है। केवल दो शब्दों को एक साथ लिखा है। जैसे हम कहते हैं कि राधा कृष्ण, तो शब्द बन गया राधा कृष्ण। यहां इस शब्द में कोई संधि नहीं है, केवल दो शब्दों को पास पास लिखा गया है, यह संयोग माना जाता है। जैसे संयोग कई बार बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा में प्रश्न आ जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आ जाता है, जैसे एक शब्द है प्रवस्था। अब ये कई बार क्या है कि इसमें अगर उपसर्ग पूछ ले कोई, या ये संधि से युक्त है या नहीं है, तो ऑप्शन के हिसाब से इसमें डिपेंड करना कि इसका हम इस प्रकार से अगर करते हैं दूर प्लस अवस्था,
और एक इसका अगर हम करते हैं दो विसर्ग प्लस अवस्था, संधि के हिसाब से अगर हम देखें तो ये सही रहेगा इसमें, क्योंकि इसमें विसर्ग संधि है और ये रहेगा। अब इस सब ये जो इसका विच्छेद किया हमने, ये संधि, इसमें संधि नहीं है, इसमें संयोग माना गया है। लेकिन अगर ये एक ऑप्शन में हो तो ये संधि से युक्त है, दू विसर्ग प्लस अवस्था, विसर्ग संधि का ये उदाहरण है। लेकिन इस प्रकार से अगर आए दूर प्लस अवस्था, जैसे एक शब्द आ गया निराधार, तीर प्लस आधार, और ई विसर्ग प्लस आधार, यहां संयोग है। जैसे एक शब्द है निराधार, क्या है, इसको जोड़कर निराधार बनाएंगे तो संयोग माना जाएगा। ये संधि से युक्त है, नी विसर्ग प्लस आधार, और इस शब्द में विसर्ग संधि है निराधार। तो ये भी आपको देखना है कि कई बार इस शब्दों में संयोग और संधि दोनों हो जाते हैं। तो ऑप्शन में क्या पूछा गया है, प्रश्न में किस प्रकार का उत्तर पूछा गया है, तो वो प्रश्न की भाषा पर निर्भर करेगा। के बाद अगर हम बात करें कि संधि के प्रकार कौन कौन से हैं, कि कौन कितने प्रकार के हैं, तो हम बात करते हैं संधि के प्रकार। संधि के प्रकार से बात करते हैं कि कोई भी प्रकार है, वाचन कोई ना कोई समानता या विशेषता के आधार पर किया जाता है। ऐसे ही थोड़ी है कि जैसे संधि तीन प्रकार की है, समास इतने प्रकार के हैं, उपसर्ग इतने प्रकार के हैं, संज्ञा इतने प्रकार के, यानी उनका विभाजन का कोई ना कोई एक आधार होता है। तो संधि का विभाजन है कि वर्णों के परस्पर मेल के आधार पर, मेल के आधार पर आधार पर आधार पर संधि के तीन प्रकार माने जाते हैं। यानी संधि का जो प्रकार है वो किस पर आधारित है कि वर्णों के परस्पर मेल के आधार पर, यानी वर्ण एक दूसरे वर्णों से मिलते हैं, उसके आधार पर संधि के प्रकार कितने माने गए हैं, तीन प्रकार माने गए। वर्णों के परस्पर मेल के आधार पर संधि के कितने प्रकार हैं, तीन प्रकार हैं। अब वर्णों के आधार पर संधि के तीन प्रकार कौन कौन से होते हैं वो हम देख लेते हैं। जैसे पहले अगर बात करें हम सवर संधि, सवर संधि में जो वर्ण आएंगे वो इस प्रकार से आएंगे कि सवर प्लस सवर, यानी सवर संधि में केवल स्वरों का ही मेल होगा आपस में। जैसे मान लेते हैं एक शब्द हम यहां पर लिख देते हैं पुस्तक प्लस आले। अब यहां पर हम देखें कि प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण है कै, ये तो हमेशा हमें मात्रा के रूप में मिलेगा। स्वर संधि में प्रथम जो स्वर है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, वो तो हमें केवल मात्रा के रूप में मिलता है। यहां पर कै में किसकी मात्रा है, ए की मात्रा है, तो ये स्वर हो गया। और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण हमें स्वर के रूप में मिलेगा स्वर संधि के अंदर। यानी प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण है वो तो केवल मात्रा के रूप में मिलेगा, और द्वितीय शब्द का जो प्रथम वर्ण है वो हमें स्वर के रूप में मिलेगा। तो यहां पर ए प्लस आ दोनों स्वर है। तो इस तरीके से स्वर संधि के अंदर हमेशा स्वरों का ही परस्पर मेल होगा। ए और आ से मिलकर क्या बन गया, आ क्या है हमारा विकार, तो विकार किस में जुड़ेगा, कै में, तो शब्द क्या बन गया, आ की मात्रा लग जाएगी पुस्तकालय।
तो एक प्रकार तो ये रहेगा वर्णों के मेल का कि स्वर के बाद स्वर। दूसरा अगर हम देखें इसका प्रकार, तो वो प्रकार है व्यंजन संधि। दूसरा प्रकार क्या है? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में जो वर्णों का जो मेल होगा वो तीन प्रकार से होगा। व्यंजन संधि में वर्णों का जो मेल होगा वो तीन प्रकार से होगा। जैसे पहला अगर हम बात करें, जैसे व्यंजन प्लस स्वर, यानी व्यंजन के बाद स्वर आ सकता है। जैसे उदाहरण के रूप में हम अगर बात करें तो जैसे जगत प्लस ईस, ये कौन सा नियम है और शब्द किस प्रकार से बदले गए हैं, ये तो हम व्यंजन संधि में पढ़ेंगे। यहाँ पर प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण तय हलंत है, इसका अर्थ है व्यंजन है। और द्वितीय शब्द क्या है? ई स्वर है, तो शब्द क्या बन गया? जगदीश। अब ये कौन सा नियम है, ये सब हम व्यंजन संधि में पढ़ेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि व्यंजन संधि में जो वर्णों का परस्पर मेल होगा वो तीन प्रकार से होगा। पहला है कि व्यंजन के बाद स्वर आ सकता है, जैसे यहाँ पर प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण तय व्यंजन है और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? स्वर है। दूसरा अगर हम बात करें, व्यंजन के बाद व्यंजन आ सकता है, व्यंजन प्लस व्यंजन आ सकता है। जैसे उदाहरण के रूप में देखें, सत प्लस जन। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण है हमारे पास तय और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण है हमारे पास जय, तो दोनों ही व्यंजन है। दोनों क्या है? व्यंजन है, यानी व्यंजन के बाद व्यंजन आ सकता है। यहाँ पर प्रथम वर्ण क्या है? जय, जय में ए की मात्रा है वो आगे जाए। यहाँ पर अंतिम वर्ण क्या है? तय, तो इससे शब्द क्या बन गया? सज्जन। तो एक इस प्रकार से इसमें आ सकता है। तीसरा अगर हम बात करें कि व्यंजन के बाद स्वर आ सकता है, इन्हें तीसरा अगर हम बात करें कि स्वर स्वर के बाद व्यंजन आ सकता है, स्वर के बाद क्या आ सकता है? व्यंजन आ सकता है। जैसे एक शब्द है अनु प्लस छेद, तो यहां पर प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? नए, नए में किसकी मात्रा है? ऊ की मात्रा है। और द्वितीय शब्द में छ, तो स्वर के बाद व्यंजन आ गया, तो शब्द बन गया अनुच्छेद। तो व्यंजन संधि में वर्णों का जो परस्पर जो मेल होगा वो कितने प्रकार से होगा? तीन प्रकार से होगा। व्यंजन प्लस स्वर, व्यंजन प्लस व्यंजन, या स्वर प्लस व्यंजन, ये तीन प्रकार से। एक एग्जाम में भी कई बार ये पूछा जाता है कि व्यंजन संधि में वर्णों का मेल होता है, व्यंजन प्लस स्वर, स्वर प्लस व्यंजन, व्यंजन प्लस व्यंजन, स्वर प्लस स्वर। तो तीन तरीके से होगा, व्यंजन प्लस स्वर, व्यंजन प्लस व्यंजन और स्वर प्लस व्यंजन। अब इसका जो तीसरा जो प्रकार है वो है विसर्ग संधि। संधि का तीसरा प्रकार कौन सा है? विसर्ग। तो विसर्ग संधि में जो वर्णों का जो मेल होगा, विसर्ग के बाद स्वर आ सकता है, विसर्ग के बाद क्या आ सकता है? स्वर आ सकता है, विसर्ग के बाद स्वर आ सकता है। जैसे हम बात करें नी विसर्ग प्लस आधार, तो विसर्ग के बाद क्या आ गया? स्वर आ गया, तो शब्द क्या बन गया? निराधार। तो एक प्रकार तो ये होगा व्यंजन आने का। एक इसका जो दूसरा जो प्रकार होगा वो ये होगा कि विसर्ग के बाद
विसर्ग के बाद व्यंजन आ सकता है। विसर्ग के बाद क्या आ सकता है? व्यंजन आ सकता है। तो विसर्ग के बाद व्यंजन भी आ सकता है और विसर्ग के बाद स्वर भी आ सकता है। जैसे एक शब्द है प्लस दर्शन। ए, नी विसर्ग प्लस गुण। तो विसर्ग के बाद ग, ग में ऊ की मात्रा है, लेकिन प्रथम शब्द तो ग है, व्यंजन है, तो शब्द क्या बन गया? निर्गुण। इसका अर्थ है कि विसर्ग के बाद हम कह सकते हैं कि विसर्ग के बाद स्वर भी आ सकता है और व्यंजन भी आ सकता है। यानी विसर्ग के बाद स्वर और व्यंजन आ सकते हैं विसर्ग संधि में। तो ये था संधि के प्रकार। हमने देखे कि संधि के प्रकार किस पर आधारित हैं। ये भी हमने देखा कि संधि के जो प्रकार हैं वो वर्णों के परस्पर मेल के आधार पर होंगे। संधि में वर्ण किस प्रकार से मिलते हैं उनके आधार पर ही संधि के प्रकार माने गए हैं। और वर्णों के मेल के आधार पर संधि को 3 प्रकार दिए गए हैं। पहला स्वर संधि। पहले कौन सी है? स्वर संधि। तो स्वर संधि में स्वर प्लस स्वर का मेल होगा। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण होगा वो तो स्वर होगा मात्रा के रूप में, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण होगा वो स्वर आपको दिखाई देगा। यहाँ पर क में ए आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि मात्रा है, मात्रा वर्ण के अंदर समाहित होती है। इसके बाद अगर हम बात करें व्यंजन संधि में, तो व्यंजन संधि में जो वर्ण होंगे वो 3 तरीके से मिलेंगे। एक तो व्यंजन के बाद स्वर आ सकता है, दूसरा व्यंजन के बाद व्यंजन आ सकता है, तीसरा स्वर के बाद व्यंजन आ सकता है, और अंतिम विसर्ग जो संधि है, विसर्ग संधि, इसमें वर्णों का जो परस्पर मेल होगा वो 2 तरीके से होगा। एक तो विसर्ग के बाद क्या आएगा? स्वर आएगा। एक विसर्ग के बाद क्या आएगा? व्यंजन आएगा। एक विसर्ग के बाद स्वर आएगा और एक विसर्ग के बाद व्यंजन आएगा। ये विसर्ग संधि में है। तो आज हमने इस क्लास में संधि के बारे में अध्ययन किया और संधि की व्युत्पत्ति क्या है, या संधि शब्द है वो किससे उत्पन्न हुआ है, कैसे उत्पन्न हुआ है, उसका शाब्दिक अर्थ क्या है और इसका अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है और उसके प्रकार कौन कौन से, इनके बारे में आज हमने अध्ययन किया है। अब जैसे विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, स्वर संधि के कौन कौन से प्रकार हैं, इन सब का हम अध्ययन अगली कक्षा में करेंगे। आज इस कक्षा में हमने संधि के बारे में सामान्य जो जानकारियां हैं, भी संधि शब्द है वो किससे बना है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसका शाब्दिक अर्थ क्या हो सकता है और उस शब्द का अर्थ क्या है, इस शब्द की संधि की परिभाषा कौन कौन सी हो सकती है और इनके प्रकार कौन कौन से हैं, संधि से युक्त शब्द कैसा होगा और संयोग कैसा माना जाता है, इन सब चीज़ों को हमने आज इस क्लास में देखा और उनका अध्ययन किया। बाकी हम संधि के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।